हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर समीर पांडे। आज अपने सेल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सेल का ये सेकंड लेक्चर है। आशा करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आप सबने देख लिया होगा, उसको देख के ही आएगा वरना कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को रिस्टार्ट करते हैं। ठीक, सेल में जो बेटा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सेल को पढ़ने के लिए हमें चार बातों के बारे में पता होना जरूरी है। यानी कि हमने पूरे सेल चैप्टर को चार मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि अगर ये चार पार्ट खत्म हो गए तो हमारा सेल फिनिश हो गया। ठीक है, तो वो चार पार्ट कौन कौन से थे? वो चार पार्ट्स हमने देखे थे: ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है, सेल थ्योरी, उसके बाद प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। ये चार पार्ट्स हमने देखे थे कि हमें इन चार पार्टों की डिटेल पढ़नी है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट ओवरव्यू ऑफ सेल हमने खत्म भी करा दिया था फर्स्ट लेक्चर में। ओवरव्यू ऑफ सेल में बेटा एक छोटा सा रिकैप ले ले रहे हैं पिछले लेक्चर का, ताकि इसमें अच्छा लगे आगे पढ़ने में। तो जो पिछले लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा, तो ओवरव्यू में सबसे पहले हमने देखा कि सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, कि सेल पहली बार धरती में इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे उसने अपने आउटर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में बनाया। उसी के साथ साथ हमने लिपिड का स्ट्रक्चर भी देखा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक उसका नेचर भी देखा। ये सारी बातें खत्म करी। उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री अलग कर दी जाए अगर सेल से, तो ओवरव्यू वहां से सेल का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना था वो था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बताने से पहले बेटा एक बार हम लोग सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल थ्योरी को पढ़ने से पहले एक बार सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि सेल इवॉल्व तो हो गया, सेल का एवोल्यूशन तो हो गया, लेकिन अभी भी सेल के बारे में हमें कुछ चीजें नहीं पता है। धीरे धीरे आप लोग सारी बातें जान जाएंगे। आज हम लोग सेल का एक रफली स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि एक्चुअली में सेल है क्या। ठीक है, मान लो बेटा, जैसा कि कल भी हम लोगों ने देखा कि सेल ने अपने बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री बनाई थी। तो मान लो सेल की ये आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बाहर एक लेयर होती है, आप सब जानते होंगे, जिसको सेल वॉल बोला जाता है। और एक सेंटर में राउंड बना देते हैं, जो कि ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, हमने रफ स्ट्रक्चर सेल का देखा है और उसमें क्या क्या देखा है कि जो बेटा हमारा आउटर लेयर है, ये क्या हो गई? सेल वॉल। और इसके बाद जो इनर लेयर है वो क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने नाम दे दिया इसको सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये जो बेटा हमारा स्ट्रक्चर है, इसको बोला, यहां पर दिखा देता हूं, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद इसमें बेटा कुछ फ्लूइड भरा होता है। एक्चुअली में ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला या सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इसके इस हिस्से में और बाकी सेल के हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। एक्चुअली में बेटा ये जो फ्लूइड है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, किस फ्लूइड को हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला? जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये हो गई बेटा आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी में। ठीक है, वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा फ्लूइड है। ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह है बेटा कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के आपस में एक शब्द दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर इसी प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, सेल मेम्ब्रेन को भी इसी प्रोटोप्लाज्म में अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो इसको नाम दे दिया जाएगा प्रोटोप्लास्ट।
समझ में आ रहा है बेटा? हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कहा कि सेल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमें ये तो पता लग गया। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, हमें ये भी पता लग गया। उसमें हमने तीनों साइंटिस्टों के नाम भी पढ़ लिए, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और हमारे एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। तीनों के बारे में पढ़ लिया, तीनों का काम पढ़ लिया। इसके बाद हमने ओवरव्यू खत्म कर दिया। देन हम लोग मूव करने वाले हैं सेल थ्योरी पे। पर हमने कहा कि सेल थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक सेल का रॉ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमारे सेल में होता क्या क्या है। देखो, जब डेप्थ में जाएंगे तब तो आपको पता ही लग जाएगा कि इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं या जो भी है उनका क्या फंक्शन है, वो सारी बातें अलग की हैं। लेकिन अगर एक रॉ स्ट्रक्चर की बात करें कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो ये है जो हर सेल में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। लेकिन सेल वॉल का बेटा याद रखना, ठीक है? सेल वॉल जरूरी नहीं है कि हर यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एनिमल का सेल देखा जाए या प्लांट का सेल देखा जाए, दोनों ही सेल यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये लगभग आपको हर यूकैरियोटिक सेल में रफ स्ट्रक्चर इसका यूकैरियोटिक का मान लो, वरना आप उसमें न्यूक्लियस में भी कंट्रोवर्सी कर दोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियोइड होता है इसकी जगह। अरे बेटा, वो सारी बातें एक कोने रखो। एक ये समझो कि सेल का एक रॉ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें सबसे आउटर वॉल जो है वो है आपकी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के जस्ट अंदर जो आपकी लेयर है उसको बोला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक, इतना पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और अगर इसमें सेल मेम्ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट कर लिया जाए तो उसको वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। यानी कि अगर हम यहां पर एक डाटा लिख दें, सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लास्ट। अब आप लोग बताओ कि ये बात सही है या गलत है? हमने लिखा सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। हमने बेटा ऊपर क्या देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में जब सेल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाए तब बनता है हमारा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, समझ गए? अब इधर हमने क्या लिखा है कि सेल से अगर सेल वॉल हटा दी जाए तो प्रोटोप्लास्ट बनता है। बेटा ये सेल है, सेल वॉल का तो हमने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट बताया नहीं, तो अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो यही सारे स्ट्रक्चर तो बचे, यही तीन चीजें तो बची, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, तो उसको ही तो प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। तो ये लाइन हमने क्यों लिखी है, बात समझ में आ गई? एक बार आप लोग देख लीजिए कि ये जो हमने सेल का रॉ स्ट्रक्चर बनाया है ये सबके जहन में बस गया, सबको क्लियर है? ये बेटा पढ़ लिया हो तो इसको रफ कर रहे हैं। इसको बेटा आप अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो रॉ स्ट्रक्चर बनाए हैं इसमें तीन बातें ही मेन जानने को है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और एक ये लाइन, ये तीन जान गए, इस इसका मतलब पूरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, रफ कर दें इसको। अब बेटा एक देखो, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको नाम जरूर आने चाहिए। जो मैथ्स स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछो तो वो यही बोलेंगे कि बायो में नाम बड़े कठिन कठिन होते हैं। नाम मतलब टर्मिनोलॉजी, अगर आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है, वो अच्छी है, तो बायो अपने आप धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो उसी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए यहाँ पर एक दो शब्द और बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी 11th की एनसीईआरटी में यूज किए हुए हैं, तो वो शब्द आपको क्लियर हो जाएं, इसलिए उनका मतलब बताने जा रहा हूं। वो शब्द क्या है?
एक वर्ड लिखा सेल। अगर बेटा सेल किसी चीज में अब्सेंट है, यानी कि हमने कोई भी चीज देखी उसमें सेल नहीं है, अब्सेंट। अब्सेंट को बेटा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, या सेल किसी चीज में प्रेजेंट। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा, या तो अब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। तो अगर अब्सेंट होता है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनएनिमेट, और अगर प्रेजेंट होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनिमेट। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। हमने कहा कि अगर किसी में सेल अब्सेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा इनएनिमेट, और अगर किसी में सेल प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एनिमेट। अब जरा प्रीवियस लेक्चर को याद करते हुए बताइए कि हमने वहां पर लिविंग वर्ड की एक कौन सी लाइन बोली थी? हमने वहां पर आपको लाइन बताई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेल होना इस बात का प्रमाण है कि वो जीवित है। ठीक है। यानी कि अगर यहां पर हमने इन एनिमेट का मतलब ये समझा है कि वहां पर सेल अब्सेंट होता है, तो क्या इसके लिए हम वर्ड नॉन लिविंग बोल सकते हैं कि ये नॉन लिविंग? बोल सकते हैं बेटा। और एनिमेट मतलब सेल प्रेजेंट है, दैट मीन ये लिविंग है। दो बातें बेटा समझ में आई कि सेल अगर अब्सेंट है तो इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग, सेल अगर प्रेजेंट है तो एनिमेट यानी लिविंग। ठीक है। एक बात इसके आगे एक बात और ऐड करते हैं बेटा। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है ये सेल से ही मिलकर बनी है ना। कई तरीके के सेल कंबाइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये सीक्वेंस क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा ना बेटा? लिख दूं? उसको भी बता दे रहा हूं। सेल्स बेटा आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू एग्रीगेट होते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन एग्रीगेट होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा बना देता है ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है बेटा कि हर जीवित ऑर्गेनिज्म के पास ये ऑर्गन सिस्टम या इतना डिफरेंशिएशन हो। ठीक है। हमारे प्लांट्स को देखो, उनके पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, हम ज्यादा एडवांस। ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। अच्छा, इस सीक्वेंस को देख के एक बात पता लग रही है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे और कई सारे अलग अलग प्रकार के भी सेल होंगे, क्योंकि हर ऑर्गन सेम होता नहीं है। हर ऑर्गन नहीं सेम है तो हर टिश्यू नहीं सेम है, टिश्यू नहीं सेम है तो उसका सेल भी डिफरेंस होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो आप हार्ट की बात करो, तो हार्ट को बनाने वाले रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? कार्डियक टिश्यू। अब कार्डियक टिश्यू को बनाने के लिए बेटा कार्डियक सेल होगा ना। ऐसे लिवर के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हेपार, तो उसमें जो सेल होंगे वो हेपैटिक सेल्स होंगे। ठीक है। यानी कि अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यू बनाते हैं और वो अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। ये बातें क्लियर है? यहां पर जानने वाली बात क्या है उसको देखते हैं। बेटा याद रखना, मोर देन 200 different type of cell, different type of cell present in human body। समझ गया बेटा? हमारी बॉडी में बेटा 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बेटा ये लाइन याद रख लेना, और दूसरा ये लाइन याद रख लेना कि हमारी बॉडी में आप कहोगे कि कोई काउंटिंग है क्या? इनफाइनाइट सेल होते हैं क्या? नहीं बेटा, एक अप्रॉक्स डाटा है। वो अप्रॉक्स डाटा क्या है? ऑलमोस्ट 37.2 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी।
समझ गया बेटा? यहां पर हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर किसी चीज में सेल अब्सेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इनएनिमेट, मतलब नॉन लिविंग। सेल प्रेजेंट है तो वर्ड यूज करेंगे एनिमेट, मतलब लिविंग। उसके बाद हमने अपने बॉडी कैसे फॉर्म हुई है ये सीक्वेंस देख लिया कि कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। उसके बाद मोर देन 200 डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक लाइन ये पढ़ ली कि हमारी बॉडी में 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन बना रहे हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ी कि हमारी पूरी बॉडी में अगर एक अप्रॉक्स डाटा देखा जाए तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स लगभग प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? एक बार बोर्ड देख लीजिएगा आप लोग। हो गया बेटा? रफ कर दूं? पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चा। अब जो बेटा हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो बात बेटा, बायो तो क्या कोई मैथ का भी स्टूडेंट होगा ना तो ये लाइन उसको रटी होगी। दो लाइनें ऐसी हैं जो कोई कुछ भी पढ़ रहा हो उसको रटी होती हैं। क्या है लाइनें? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो सेल क्या है तो वो यही डेफिनेशन उठा के बोल दे। और दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये दो लाइनें बेटा सबको रटी होती हैं। रटी तो होती हैं, आज इन लाइन का प्रूवन देखते हैं। ठीक है, हम क्यों सेल की डेफिनेशन में लिखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लो। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन हमने देख ली बेटा। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो तीन वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंडामेंटल। सेल की डेफिनेशन बनाने के लिए ये तीन वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया है कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा यहां पर ये जो वर्ड यूनिट बोला गया है, यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई का मतलब वो छोटी वैल्यू जिससे कोई बड़ी चीज बन रही हो। आप नॉर्मल कोई बात देखो, आप अगर लेंथ की बात करो तो लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं, मीटर होती है। वो मीटर मिलके किलोमीटर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए एक पैरामीटर यानी कि एक यूनिट दे रखी होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी की भी तो कोई यूनिट होगी। हमारी बॉडी किस चीज से बनी है इसकी भी तो कोई यूनिट होगी। तो सेल वो यूनिट है जो मिलके हमारी बॉडी को फॉर्म कर रही है, यानी कि सेल वो छोटे से छोटा पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात यहां से ये समझना है। दूसरी, बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल का यहां पर क्या मतलब है? सेल एक अकेला ऐसा ऑर्गेनली है जो लगभग सारे काम अपने परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि जिनमें एक सेल हो, और मल्टी सेलुलर जिनमें कई सारे सेल हो। अब बेटा आप थोड़ा सा यहाँ पर इस बात पे गौर करोगे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी तो जीवित है ना बेटा। जीवित है तो हम किसी चीज को जीवित कब कह रहे हैं? जब वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा होगा, वो डिवाइड भी कर रहा होगा, वो न्यूट्रिशन भी ले रहा होगा, वो रेस्पायरेशन भी कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। और कई सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, है ना, यूनिसेलुलर होते हैं। तो यानी कि एक सिंगल सेल लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है।
इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया फंडामेंटल, यानी खुद में कैपेबल। स्ट्रक्चरल, अब स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? बेटा हमारी बॉडी ऐसा तो अदरक जैसी तो नहीं है कि कोई भी शेप हो, सबकी बेटा अपनी शेप है ना। और शेप है तो शेप, जब बॉडी बन ही सेल से रही है तो कहीं ना कहीं ये सेल ही जो तो होंगे जो हमें शेप प्रोवाइड कर रहे होंगे, है ना। तो इसलिए वर्ड यूज किया गया स्ट्रक्चरल। बेटा बॉडी तो बहुत दूर की बात है, आप किसी भी चीज को देखो, सपोज बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई एक छोटी यूनिट होगी ना जिसको बार बार रिपीट करके हम पूरी बिल्डिंग को बना रहे हैं। क्या वो छोटी यूनिट ब्रिक होती है, ईटा? वो ईटा बार बार रिपीट होके अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ऐसी बेटा हमारी बॉडी के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेल। यही सेल है जो बार बार खुद को रिपीट कर करके, डिवाइड कर करके पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। जब बेटा आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में उसने जो इंट्रोडक्शन में एक लाइन बोल रखी है कि ये कितनी अचंभे की बात है कि एक सिंगल सेल जिसको जाइगोट के नाम से जाना जाता है, वो जाइगोट डिवाइड कर करके पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। तो यानी कि यहां से हमें ये बात पता लग रही है कि सेल कैपेबल है लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए उसको फंडामेंटल और बेसिक यूनिट बोला गया। दूसरा, सेल ही है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल या शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको क्लियर है? क्लियर हो गई बेटा? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमने बेटा ये बात कही कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरी बात हमने बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बेटा एक बात आप बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, यानी कि वही एटीपी बना रहा है। सेल को जितने भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको जो भी एनर्जी की नीड है वो कौन बना के दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया सरवाइव करेगा? क्या वो लिविंग कहलाएगा? हाँ या ना? बेटा कई लोग के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर वही है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो वो खुद तो जीवित रह ही सकता है। भाई पूरे सेल को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको खुद सेल की क्या नीड, वो तो सरवाइव कर सकता है ना। पर ऐसा नहीं होता बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक वर्ड बोला जाता है कि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है? ये खुद में तो वर्क करता है, यानी खुद के प्रोटीन बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के प्रोटीन्स पे डिपेंड होता है। यानी कि एटीपी बनाने के लिए कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के प्रोटीन पे डिपेंड होता है। तो अगर कुल मिला के आपको एक बात बताई जाए तो सेल के अंदर बेटा ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है जो सेल के बिना सरवाइव करती हो। इस बात को एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिख रखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले लाइन लिख दे रहा हूं फिर उसके बाद मतलब समझा रहा हूं। लाइन क्या है? एनीथिंग लेस देन a complete structure of cell does not exist independently। ठीक है बेटा, ये लाइन देखा सबने? यानी कि एनसीईआरटी हमें इस बात का इशारा कर रही है कि सेल से छोटा कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरवाइव कर सके। यानी कि सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जो खुद में सरवाइव कर सकती है। दैट्स वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अवर प्लैनेट। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि सेल खुद में सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो यहां से हमको ये बात पता लगी कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर
और मल्टी सेलुलर। ये बात पता लग गई बेटा। इसमें मैं एक बात ऐड किए दे रहा हूं, कई लोगों को वो बात नहीं समझ में आएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, जर्नी चालू हुई है, साथ में बने रहिएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसमें बात क्या ऐड करी जा रही, यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं। बेटा आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पढ़ोगे कि हमारे धरती में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी जीवित हैं, सबको 5 किंगडम्स में बांट दिया गया है, जो कि आर एस विटेकर साहब ने दिया था। तो वो 5 किंगडम के हिसाब से देखते हैं कि 2 किंगडम ऐसे हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये 2 किंगडम ऐसे हैं जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बचे हुए 3 किंगडम में, यानी फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, बचे हुए इन 3 किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर जनरल बात लिखी है, एक्सेप्शंस नहीं लिखे हैं। हो सकता हो कोई ज्ञानी बच्चा निकल के बाहर आए और बोले कि सर फंजाई में एक कैटेगरी होती है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है। तो फिर आपने उसको मल्टी सेलुलर में कैसे लिख रखा है। तो बेटा इस बात को बताते हुए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने जो यहां पर डाटा दिया है आपको, वो जनरल डाटा दिया है। ठीक है, कि फंजाई में पाए जाने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म लगभग मल्टीसेलुलर होते हैं, एक को छोड़ के, वो है हमारा ईस्ट। ईस्ट जो होता है बेटा वो यूनिसेलुलर फंजाई है, एकमात्र एक्सेप्शन है जो कि फिजन करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। रफ कर दिया जाए बच्चे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। रफ कर रहा हूं बेटा। बेटा हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी पढ़ ली, सेल का एवोल्यूशन पढ़ लिया, सेल का रॉ स्ट्रक्चर देख लिया, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं ये पढ़ लिया, सेल की डिफिनेशन पढ़ी कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उस डिफिनेशन का प्रूवन देख लिया कि ये डिफिनेशन क्यों है ऐसी, क्यों ऐसा बोला गया, ये बात देख ली। अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सेल थ्योरी। अब हम कैपेबल हैं सेल थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल थ्योरी। बेटा सेल थ्योरी अगर पढ़नी है तो जैसे डिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट का रोल था, ऐसी थ्योरी में भी 2 साइंटिस्ट का रोल है। तो उन दोनों के बारे में जानते हैं पहले कि वो दोनों कौन थे, फिर उसके बाद उनने सेल थ्योरी कैसे प्रपोज करी, कैसे सेल थ्योरी आई, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वो दोनों नाम लिख लिए जाए। एक थे बेटा हमारे स्लेडन। बेटा 90% स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, मैथियस स्लेडन इनका नाम था। अब स्लेडन की स्पेलिंग गलत होगी तो इस पर बार बार कमेंट ना करिएगा। स्लेडन की स्पेलिंग जो भी हो बुक में देख लीजिएगा। मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट थे स्लेडन और दूसरे थे स्वान। 2 साइंटिस्टों का योगदान है सेल थ्योरी देने में। हमने 2 साइंटिस्टों का नाम लिखा बोर्ड पे, ये दोनों वो साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान है सेल थ्योरी देने में। योगदान नहीं है, इन्हीं दोनों ने दी थी सेल थ्योरी। ठीक है, स्लेडन हमारे बॉटनिस्ट थे और ये जो थे हमारे स्वान साहब, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनने अपना वर्क किया था 1838 में और इनने अपना वर्क किया था 1839 में, इनके जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, अगला बेटा इनका थोड़ा सा शहर याद कर लेना। ये बॉटनिस्ट थे, ये अलग की बात है। ये थे कहाँ के, जर्मनी। ठीक है, जूलॉजिस्ट थे, ये कहाँ के थे,
ब्रिटिश। अगर बेटा इस डाटा में कंफ्यूजन हो तो इसको याद कैसे करोगे? स्वान। बेटा आप एक पक्षी भी जानते होगे, पक्षी क्या बतख के तरीके होता है, स्वान पानी में रहता है। अब ये स्वान एनिमल है, एनिमल की बातें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? जूलॉजी में। तो वहां से याद रखना कि जो स्वान साहब थे हमारे वो कौन थे? जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इधर स्लेडन अपने आप बॉटनिस्ट हो जाएंगे। अब एक जूलॉजिस्ट है तो दूसरा अपने आप बॉटनिस्ट हो जाएगा। जो बॉटनिस्ट है उसके साथ ब्रिटिश मत जोड़ना, यानी बी और बी को साथ में मत रखना। जो बॉटनिस्ट है वो जर्मनी के थे, जो जूलॉजिस्ट है वो ब्रिटिश के थे। इतनी बातें क्लियर हुई। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी टॉपिक पढ़ने के लिए हमने कहा कि आपको दो साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना होगा, स्लेडन और स्वान के बारे में। स्लेडन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट बेटा वो होते हैं जो प्लांट पे, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी समझते हो ना। बायो के दो पार्ट होते हैं बेटा, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी क्या होता है? एनिमल को क्या बोलेंगे बेटा जिसमें एनिमल की स्टडी करी जाती है? लो हम खुद कंफ्यूज हो गए। जीव विज्ञान, याद आ गया। एक हमारा वनस्पति विज्ञान है और दूसरा क्या है? जीव विज्ञान, ठीक है। तो स्लेडन हमारे बॉटनिस्ट थे और स्वान हमारे जूलॉजिस्ट थे। एक जर्मनी के थे, एक ब्रिटिश के थे। इनने अपना वर्क 1838 में चालू किया, इनने 1839 में। अब बेटा चूंकि ये बॉटनिस्ट थे तो अपनी रिसर्च पेड़ों पे ही करेंगे। जब इनने बेटा पेड़ पे अपनी रिसर्च करी तो इनको एक बात पता लगी। क्या बात पता लगी? एक्चुअली में बेटा हुआ क्या था कि जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो सेल की डिस्कवरी के बाद जैसे ये पता लगा कि पेड़ की बार्क में सेल होते हैं, डेड लेयर होती है लेकिन सेल होते हैं, तो इनके अंदर ये एक्साइटमेंट हुई, ये क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि फिर सेल मतलब पेड़ के जो अंदर की लेयर्स होती हैं वो कैसे बनी होती हैं। तो स्ट्रक्चर की स्टडी करते करते इनको एक बात पता लगी, बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल, बेटा सेल का प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू। जाहिर सी बात है, इनने जब प्लांट को स्टडी किया तो इनको पता लगा कि ये जो प्लांट की बॉडी है केवल बार्क ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लांट सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके ही बना है। ये बात किसने कही? स्लेडन भाई साहब ने कही, जो हमारे बॉटनिस्ट थे। अच्छा, इधर ये बात, इनका ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि इनके एक्सपेरिमेंट पे नजर पड़ी स्वान साहब की। अब स्वान साहब की नजर पड़ी तो इनने कहा कि अगर तुम बॉटनिस्ट हो तो भैया हम भी जूलॉजिस्ट हैं, तुम कम नहीं हो तो हम भी कम नहीं है। अगर तुमने प्लांट में रिसर्च करी है तो हम भी एनिमल पे रिसर्च करेंगे। पर बेटा वही जीवन में चालाकी, चालाकी इनके फिर जागी। और उस चालाकी में इनने क्या देखा कि भैया इनने बॉटनी में, बॉटनिस्ट थे तो इनने प्लांट में रिसर्च कर दी, अब हम जूलॉजिस्ट हैं, हम एनिमल में रिसर्च कर देंगे, तो इनसे ज्यादा क्या किया हमने? तो सेम पेज पे आ गए ना। तो इनसे आगे निकलने के लिए इनने थोड़ी चालाकी दिखाई और अब की प्लांट और एनिमल दोनों को ले लिया और दोनों को एक साथ ऑब्जर्व किया। किसने? स्वान भाई साहब ने। स्वान भाई साहब ने इनकी दी हुई हाइपोथेसिस देखी। अच्छा एक बात और बता दें, स्वान पे मूव करें इससे पहले बता दें कि स्लीडन भाई साहब ने ये जो बात कही थी कि बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये स्वान साहब ने हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। लिख दे रहे हैं, दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय स्लेडन, ठीक है। अब यहां से एक मुद्दा ये आता है कि पढ़ना सेल थ्योरी, यहां बात हाइपोथेसिस की चल रही है, तो थ्योरी और हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या होता है? बेटा इस बात को हम एक एग्जांपल से समझाया करते हैं कि सपोज आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है। अब आपने रिमोट उठाया, चैनल बदला, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो? रिमोट लिया हाथ में और 2 बार कस के पटका, फिर चलाया, रिमोट चल गया। तो अब क्या बेटा इसको थ्योरी दे दोगे? इसको क्या बुक में प्रिंट करवा दोगे कि कभी भी आपका रिमोट ना चले उसको 2 बार हाथ में पटके चल जाएगा? नहीं बेटा, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं होती है तब तक वो मन घड़त बात होती है, और जो मन घड़त बात होती है उसको थ्योरी नहीं हाइपोथेसिस कहा जाता है, समझे। यानी कि अगर मेरा रिमोट ठोकने से चल गया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी है,
हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जब हो सकता है, जिसकी चीज का कोई प्रमाण ना हो, कोई प्रूफ ना हो, तो ऐसी बातों के लिए हाइपोथेसिस कहा जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है, प्रूवन नहीं है। अगर किसी चीज का प्रूवन मिल जाए तो वही हाइपोथेसिस थ्योरी में बदल जाती है। समझ गए बात को? ठीक है, हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस समझ में आया। तो इनने ये हाइपोथेसिस दी कि बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। इनके इस बात से प्रेरित होके इनने भी अपनी खोज चालू करी और इनने कहा कि हमको तुमसे आगे निकलना है, तो तुमने अगर प्लांट में खोज करी तो हम दोनों को एक साथ देखेंगे, दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज है। बेटा जब इनने दोनों को एक साथ ऑब्जर्व किया तो इनको चौंकने वाली बात क्या पता लगी कि जैसे प्लांट की बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बन रही है, ऐसी एनिमल की भी बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बन रही है। पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या था, इनको पता लगा कि ये जो एनिमल सेल है इसके आउटर में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर सेल वॉल को देखा जाए तो सेल वॉल के बाहर एक रिजिड बाउंड्री प्रेजेंट है जिसको सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। तो इनको ये पता लगा कि हालांकि दोनों सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बन रहे हैं, लेकिन दोनों में पाए जाने वाले सेल अलग अलग। एक के पास सेल वॉल है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है, और एक के पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि पैलिएबल स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनने यहां पर क्या बात कही, एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बट in animal cell एनिमल सेल के बाहर बेटा, इन एनिमल सेल आउटर थिन लेयर प्रेजेंट कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनने कहा बेटा कि एनिमल सेल के आउटर लेयर पे एक थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। वहीं पर प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल outer layer is rigid and called cell wall। समझ गए बेटा? बात यहां पर समझ में आई। इनने हाइपोथेसिस दी कि बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, और इनने कहा कि एनिमल की भी बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलकर बनती है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि जो एनिमल सेल है उसके आउटर में एक थिन लेयर प्रेजेंट है जो कि पैलिएबल है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और वहीं पर अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट के सेल में आउटर जो लेयर है वो रिजिड है और जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो इनने अपनी बात कही, मतलब इनने अपनी हाइपोथेसिस ये दी। तो इसके बाद इनने अपनी हाइपोथेसिस दी कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इनने क्या कहा, बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल is made up of cell and product of cell। समझ गए बेटा? अब देखो बेटा, इनने जब ये बात कही थी तब ये हाइपोथेसिस थी, लेकिन जब सेम बात किसी दूसरे साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दी तो अब इस बात का प्रमाण मिल गया। यानी कि इनने जो ये बात कही थी अब इस बात का प्रमाण मिल गया। इनने भी सेम बात खोज दी कि हाँ भैया इनकी ये कही बात सत्य है। ये जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलकर बनते हैं। तब इनकी दी हुई हाइपोथेसिस को कंबाइंड थ्योरी के फॉर्म में बदला गया, और थ्योरी के फॉर्म में बदला गया। ये बेटा ये जो स्वान साहब थे अपनी चालाकी में पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। इनने अपनी हाइपोथेसिस में थ्योरी के रूप में लिख दिया कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल
इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये बोल पड़े कि भैया तुमने ये जो प्लांट इंक्लूड कर दिया है, इस पे खोज तो हमने तुमसे पहले चालू करी थी, 1838 में खोज चालू कर दी थी, और इस बात को हम पहले ही बोल चुके हैं कि बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो क्या सारा क्रेडिट अकेले खुद लेना चाहते हो? तो ये बहस के बाद हमारा ये निकली कि सेल थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय बोथ स्लीडन एंड स्वान। और फिर लास्ट में सेल थ्योरी क्या कही गई? इनने प्लांट को कहा, इनने प्लांट एनिमल दोनों को कहा, और सेल थ्योरी में क्या लिखा गया कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब यहाँ पर प्लांट और एनिमल जैसे शब्द हटा दिए गए और बोला गया बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की बात बता रहा हूं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया बेटा? रफ कर दूं? यहां से बेटा सेल थ्योरी का मेन पॉइंट क्या निकल के आया, उसको हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं। सेल थ्योरी क्या बनी लास्ट में, पूरा लिख दे रहा हूं। सेल थ्योरी is formulated by both Sladen and Swan। और सेल थ्योरी क्या थी? बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म is made up of cell and product of cell। ये थी बेटा हमारी सेल थ्योरी, जो किसने दी थी? स्लेडन और स्वान, दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी। बेटा इसके बाद और भी बातें हैं सेल थ्योरी में करने के लिए। मेरे हिसाब से लेक्चर का ड्यूरेशन इनफ हो गया। ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो खुद को ही बोरियत होने लगती है कि यार कब तक ये सामने वाला बकवास करता रहेगा, खत्म करो। होता है ना बेटा? हाँ, तो ऐसी बातें नहीं कही जाती टीचर के बारे में। खैर, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं और सेल थ्योरी को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, और आपको सेल के कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के बारे में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।